देखो, एक समस्या पे गौर करके देखो कि एक लड़का एक अपरिचित लड़की के घर में घुसता है कि वो क्या कर सके कि वो उस लड़की को लव लेटर दे सके। तो अब वो लड़के ने कौन सा अपराध किया है या कौन सा क्राइम किया है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो देखो, आज की क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, आपराधिक अतिचार के लिए दंड की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की संपत्ति पर क्रिमिनल ट्रेसपास हो सकता है, अतिचार के समय कब्जाधारी की उपस्थिति जरूरी है कि नहीं है, अतिचार का उद्देश्य क्या होता है, और आपराधिक अतिचार का गंभीर रूप क्या होता है, और आपराधिक अतिचार के अपराध का क्या वर्गीकरण। तो इन सभी समस्याओं का समाधान हम आज की क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं। आज जो चैप्टर 17 है, उसमें जो आपराधिक अतिचार के बारे में जो उपबंध किया गया है, वो धारा जो है 141 से लेके 441 से लेके 462 तक की धाराओं में इसका उपबंध किया गया है। तो देखिए, धारा 441 जो है वो आपराधिक अतिचार के बारे में बताती है। 442 जो है वो गृह अतिचार के बारे में बताती है। 443 जो है वो प्रछन्न गृह अतिचार के बारे में। 444 जो है वो रात्रव प्रछन्न गृह अतिचार के बारे में। 445 जो है वो गृह भेदन के बारे में। 446 जो है वो रात्रव गृह भेदन के बारे में। 447 आपराधिक अतिचार के लिए दंड के बारे में। 448 गृह अतिचार के लिए दंड के बारे में। 449 मृत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अतिचार। 450 में आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार। 451 में कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार। 452 में बिना अनुमति घर में घुसना, चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी, हमला या गलत तरीके से दबाव बनाना। 453 प्रछन्न गृह अतिचार या गृह भेदने के लिए दंड के बारे में। 454 जो है कारावास से दंडनीय अपराध के लिए छिपकर गृह अतिचार या गृह भेदन करने के लिए। 455 जो है उपहति, हमले, सदोष अपराध, अवरोध की तैयारी के लिए पश्चात प्रसन्न गृह अतिचार या गृह भेदन के बारे में। 456 जो है वो रात में छिपकर गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड। और 457 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात में छिपकर गृह अतिचार या गृह भेदन करना से संबंधित है। 458 जो है क्षति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करके रात में गृह अतिचार। और 459 जो है प्रछन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करते समय घोर उपहतिकारी हो। और 460 रात्रौ प्रछन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन में संयुक्ततः संपृक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय है, जबकि उनमें से एक मृत्यु या घोर उपहति कारित हो। 461 में ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति बेईमानी से तोड़कर खोलना। और 462 में उसी अपराध के लिए दंड, जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा नष्ट की गई हो। तो ये जो संबंधित धाराएं हैं वो आपके आपराधिक अतिचार से संबंधित है। अब देखते हैं हम धारा 441 जो है, जो आपराधिक अतिचार के बारे में उपबंध करती है, तो उसके क्या सांविधिक उपबंध है। तो देखिए, यदि कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे, या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है भयभीत करे, अपमानित करे या परेशान करे, अथवा ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर विधि पूर्वक प्रवेश करके वहां विधि विरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि तद द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को भयभीत, अपमानित या परेशान करे, या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे, उसे आपराधिक अतिचार कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिए कि अतिचार क्या होता है। तो अतिचार का मतलब ये होता है कि किसी सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि किसी की संपत्ति में उसकी मर्जी के बगैर प्रवेश करना अतिचार कहलाता है। तो ये अतिचार को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो सिविल ट्रेसपास हो सकता है और एक क्रिमिनल ट्रेसपास हो सकता है।
तो आज हम जो देख रहे हैं वो आपराधिक अत्याचार, ठीक है, आईपीसी में देखेंगे हम, जिसका प्रावधान दिया गया है 441 से लेके 465 तक में, जिसमें 441 जो सेक्शन है उसमें आपराधिक अभिप्राय क्या है इसको परिभाषित किया गया है। तो परिभाषा हमने देखा। तो यहाँ पे आप देखिए कि अतिचार के लिए क्या जरूरी है कि कब कोई अतिचार जो है वो आपराधिक अतिचार बनेगा। तो यहाँ पे है कि किसी संपत्ति पे या किसी संपत्ति पर जो दूसरे के कब्जे में हो, जिसपे पोजीशन दूसरे का हो, आप क्या करते हैं है ना, प्रवेश करते हैं। और वहां पे आशय क्या होता है आपका कि आप कोई अपराध गठित करें या फिर क्या करें कि ऐसे संपत्ति पे प्रवेश करें जिसकी संपत्ति है उसको आप भयभीत करें, अपमानित करें या परेशान करें। या फिर क्या हो सकता है कि आप विधि पूर्वक, आपका जो प्रवेश है वो विधि पूर्वक, लेकिन आप विधि विरुद्ध रूप से इस आशय से वहां बने रहते हैं कि आप जिसकी संपत्ति है उसको भयभीत करें, अपमानित करें या परेशान करें या फिर कोई अपराध करें। तो ऐसा जो अतिचार होगा वो आपराधिक अतिचार कहा जाएगा। और आपराधिक अतिचार के लिए जो दंड की व्यवस्था है वो दी गई है आपका 447 में। तो ये था आपका आपराधिक अतिचार, जिसको समझने का प्रयास करते हैं कि आपराधिक अतिचार को सामान्य रूप से हम कैसे समझ सकते हैं। तो आपराधिक अतिचार जो है वो धारा 441 के अनुसार हमने देखा कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आधिपत्य वाली, ठीक है, आधिपत्य मतलब कब्जा वाली संपत्ति पर इस आशय से प्रवेश करता है ताकि कोई अपराध करे या दूसरे व्यक्ति को अभित्रस्त, अभित्रस्त मतलब भयभीत करे, अपमानित करे या क्षुब्ध करे, तो इसे आपराधिक अत्याचार कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में क्या बोला जा सकता है कि दूसरे की कब्जे वाली संपत्ति पर विधि पूर्वक प्रवेश करता है, किंतु बाद में वो क्या करता है, विधि विरुद्ध तरीके से संपत्ति पर इस आशय से बना रहता है ताकि वो कब्जाधारी व्यक्ति को अपमानित कर सके, भयभीत कर सके, अभित्रस्त कर सके या क्षुब्ध कर सके। तो इसे भी आपराधिक अत्याचार ही कहेंगे। अब इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि ए जो है वो बी के मकान में इस आशय से प्रवेश करता है ताकि वह क्रुद्ध हो जाए या चिढ़ जाए। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, आपराधिक अत्याचार किया है और वो आपराधिक अत्याचार का दोषी होगा। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि एक लड़का अपरिचित लड़की के घर में घुसता है। किस आशय से घुसता है कि वो उस लड़की को प्रेम पत्र दे सके। लड़की जो है वो अपरिचित है। यहाँ पे उसका जो प्रवेश है वो क्या है कि वो लड़की या तो उससे भयभीत हो सकती है ना, या क्षुब्ध हो सकती है। तो यहाँ पे उस लड़के को आपराधिक अत्याचार का दोषी माना गया था। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि आपराधिक अत्याचार के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे आवश्यक तत्व के बारे में। आपराधिक अत्याचार जिसकी परिभाषा दी गई है 441 में। तो आप देखिए सबसे पहला जो आवश्यक तत्व है आपराधिक अत्याचार का, वो ये है कि जिस संपत्ति पर आपराधिक अत्याचार होता है उस संपत्ति पे जो व्यक्ति है उस किसी अन्य व्यक्ति का आधिपत्य होना चाहिए। ठीक है, वो मतलब वो जो संपत्ति है वो दूसरे के कब्जे में होनी चाहिए। ये सबसे पहली चीज है। तो आधिपत्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अतिचार के समय अब देखना कि अतिचार के समय कब्जाधारी का होना जरूरी है क्या। तो यहाँ पे अतिचार के समय कब्जाधारी का वहां पे उपस्थित होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जिस संपत्ति पे है उस पे किसी अन्य का कब्जा होना चाहिए और जो कब्जाधारी है वो अगर वहां पे नहीं भी होता है तो ये अपराध है वो गठित हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना संपत्ति जो शब्द है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि संपत्ति किस प्रकार की संपत्ति पे आपराधिक अत्याचार हो सकता है। तो केवल अचल संपत्ति जो है, ठीक है, उसी पे ही आपराधिक अत्याचार हो सकता है। चल संपत्ति के विरुद्ध जो है ना, वो आपराधिक अत्याचार नहीं हो सकता है। अब दूसरा आवश्यक तत्व देखते हैं कि संपत्ति में या संपत्ति पर अवैध प्रवेश करना। ठीक है, तो जो प्रवेश है वो क्या होना चाहिए, अवैध होना चाहिए। और यहाँ पे जब वैध होगा तो उसका कंडीशन भी पढ़ेंगे हम, वैध और अवैध प्रवेश के लिए। ठीक है,
तो देखो, संपत्ति में या संपत्ति पर अवैध प्रवेश करना तो बिना किसी प्राधिकार के या कब्जाधारी की संपत्ति से, तो जिस संपत्ति है ना, जिसकी संपत्ति कब्जाधारी की है उसकी सहमति के बिना संपत्ति पर प्रवेश करना जो है, तब वो प्रवेश जो होगा वो आपका अवैध प्रवेश। अब देखो, तीसरा कंडीशन जो यहीं पे ले सकते हैं हम, जब वैध प्रवेश होता है तब क्या हो। तो वैध प्रवेश हो तो अवैध रूप से जब वो बना रहता है, प्रवेश तो वो वैध करता है, लेकिन वो क्या करता है, अवैध रूप से बना रहता है। अब इसको समझने के लिए क्या देखते हैं कि मान लो कि किसी व्यक्ति को दूसरे की संपत्ति पर जाने का अधिकार हो, किंतु उसका उद्देश्य क्या हो कि पूरा होने के उपरांत भी वह उस संपत्ति पर, जिस उद्देश्य से उसने वो प्रवेश किया है, उस का उद्देश्य पूरा होने के बाद भी अगर वो उस संपत्ति पर बना रहता है, और क्यों बना रहता है, कि वो क्या कर सके, कब्जाधारी को क्षुब्ध कर सके। तो यहाँ पे वो अवैध रूप से बने रहने का कार्य करता है, और उसका जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो आपराधिक अत्याचार का अपराध गठित हो जाएगा। तो यहाँ वैध रूप से प्रवेश के लिए बताया गया है। अब देखो, चौथा जो आवश्यक तत्व है वो ये है कि अवैध प्रवेश का उद्देश्य होना चाहिए कब्जाधारी को अभित्रास या क्षुब्ध या अपमानित करने का। जो चीजें आपको दी हुई हैं उन चीजों को देखिए कि भयभीत करने का, अपमानित करने का या क्षुब्ध करने का उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे जो उद्देश्य है अतिचारी का, वो उद्देश्य के बारे में बताया गया। तो इसी से संबंधित जो केस है, आप ये नोट कर लीजिए इसको। एक केस है श्रीमती कमल सूद वर्सेस नवल किशोर और अन्य। ठीक है, श्रीमती कमल सूद वर्सेस किशोर, नवल किशोर एवं अन्य। ये है आपका मामला 1983 का मामला। तो यहाँ पे देखिए, उच्चतम न्यायालय ने क्या अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक अतिचार का अपराध गठित होने के लिए आशय होना आवश्यक है। तो आपका आशय होना चाहिए कि आप उस कब्जाधारी व्यक्ति जो है, विधि पूर्वक जो कब्जाधारी व्यक्ति है, आप उसको क्या करें कि उसको अभित्रस्त करें, अपमानित करें या क्षुब्ध करने का आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो ये चीज डिसाइड की गई थी इसमें। और केवल अधिग्रहण मतलब केवल प्रवेश करना, ठीक है, वो चाहे वैध हो या अवैध, प्रवेश जो है केवल प्रवेश करना और आशय ना हो, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो है अतिचार जो होगा वो आपराधिक अतिचार की कोटि में नहीं आएगा। तो ये था आपका, हमने समझने का प्रयास किया कि आपराधिक अतिचार क्या होता है इसके। तो इसी संदर्भ में हम क्या करते हैं कि 400 जो इसके लिए अपराध है उसको भी देख लेते हैं कि 447 में क्या है, आपराधिक अतिचार के लिए दंड की व्यवस्था दी गई है। तो उसको देख लीजिए कि आपराधिक अतिचार जो है, तो जो कोई आपराधिक अतिचार करेगा वह दोनों में से किसी भी भारतीय के कारावास की, जिसकी अवधि क्या हो सकेगी, 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित। और जुर्माने की रकम कहां तक हो सकेगी, 500 रुपए तक की हो सकेगी, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जुर्माना 500 रुपए तक, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसी संदर्भ में हम क्या करते हैं कि अपराध का वर्गीकरण देखते हैं कि 447 मतलब आपराधिक अतिचार के लिए जो दंड की व्यवस्था दी गई है, उसमें अपराध जो है उसका वर्गीकरण क्या होगा। तो ये है आपका संज्ञेय अपराध, और जमानती है, और किसके द्वारा समनी है कि जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति थी, ठीक है, उस व्यक्ति द्वारा, मतलब जिसकी संपत्ति पे आपने अतिचार किया है, तो उसकी, है ना, उसकी अगर वो चाहे तो समन हो सकता है अपराध का, और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। ठीक है, तो आपराधिक अतिचार के लिए जो दंड है, जो अपराध है, उसके लिए दंड की व्यवस्था किसमें की गई है, 447 में की गई है। और अपराध का वर्गीकरण है संज्ञेय, जमानती और उस व्यक्ति द्वारा समनीय जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है जिस पर अतिचार किया गया है, और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। तो इस टॉपिक पे आपको अगर पूरी वीडियो देखनी है तो आप कृपया हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।